नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तर प्रदेश चुनाव की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है और सभी दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रचार के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को बरेली और इटावा पहुंचे, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हुए हैं। दोनों डोर टू डोर कार्यक्रम के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करते दिखाए। हालांकि इन दोनों पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों और कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गाजियाबाद में शनिवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने ज्वाइंट पीसी की। अखिलेश ने कहा, आज किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, न ही गन्ने का भुगतान हुआ, गरीबों को मजबूर कर दिया गया कि वे राशन पर जीवन यापन करें। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। बताओ, इन्होंने यूपी में 80 करोड़ गरीब बना दिए। उनकी नाकामी के कारण गरीबी बढ़ रही है। दुनिया के जितने सर्वे हो रहे हैं उसमें यूपी गरीब होता जा रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़े सियासी पलटवार किए। बेटियों की सुरक्षा के लिए तो खतरे थे। बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। 2017 के पहले का क्या दृश्य था। और मुलायम सिंह जी कहते थे, ये तो नौजवानों से गलती हो जाती है। बेटी की सुरक्षा खतरे में है। बेटी को कोई भी मां बाप चाहता है कि अपने संरक्षण में अच्छी पढ़ाई करवाई जाए, लेकिन उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो इनकी संवेदना बेटियों के प्रति नहीं है, महिलाओं के प्रति नहीं है, आधी आबादी के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना नौजवानों के प्रति भी नहीं थी। ये फैसला मतदाताओं को करना है। एक तरफ वो सरकार है जो किसानों को दबाना चाहती है, जहां कोई सुनवाई नहीं होती, जहां कोई वादा पूरा नहीं होता। युवाओं को तय करना है। एक तरफ वो लोग हैं जो आपको पीटते हैं, लाठी चलाते हैं, नौकरी से आपको वंचित रखते हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जी का विजन है, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का प्रयास है। हमें मुकाबला झूठ से करना है, अफवाह फैलाने वाले लोगों से करना है, नफरत फैलाने वाले लोगों से करना है। जिन्ना की बात, औरंगजेब की बात, इन बातों से उत्तर प्रदेश की जनता से का कोई लेना देना नहीं। हम नौकरी और विकास की भाषा बोलने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तरक्की चाहते हैं, तरक्की की भाषा बोलेंगे। जानने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूँगा, जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें। वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें, क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। अरविंद विद्रोही, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक वत्स बीजेपी से, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत है एनवी न्यूज पर। संदीप त्रिपाठी, एक शेर के साथ शुरुआत करेंगे कि तूने खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई, मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। क्या क्या लिखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्या क्या कहानियां गढ़ी जा रही हैं, लेकिन सच है कि जनता बहुत अच्छी तरह जानती है।
और कुछ एक आध कस्में आप भी खा लीजिए ताकि आपको भी कहने को रहे कि हमने भी 2-4 कस्में उस समय खाई थी जिस पर यह चुनाव परिवर्तित हुआ। देखिए, बिल्कुल चुनाव परिवर्तित है। और जिस प्रकार आज देखिए योगी जी बात कर रहे हैं, आज 50% महिलाओं की भागीदारी, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज ये लोग जो महिलाओं की बात करना तो दूर, मतलब उनको समझते ही नहीं थे। उनको सिर्फ ये कहते थे 5 बच्चे पैदा करिए, क्या करिए, मतलब दुनिया भर की टिप्पणी। आज वो अगर 50% महिलाओं की बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस ने एक विजन दिया, एक जो है मुद्दा दिया, उस पे आज सारी पार्टियों को बात करनी पड़ रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप भी बात कर रहे हैं, आपकी बात स्वागत योग्य है। हाँ, आपकी बातें सिर्फ रहती है, आपका काम कुछ नहीं रहता। 1-2 एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, अभी आज के ही बयान में योगी जी परिवारवाद की बात कर रहे थे। आज मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ आपके एनबी चैनल पर। बहरहाल मैंने सोचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करूंगा इस बात को, लेकिन आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी जिस परिवारवाद की बात करते हैं, योगी जी जरा कृपया बताइए, आपके अवैधनाथ जी क्या लगते थे? आप जो है एमएससी करते करते कैसे गुरु गोरखनाथ पर पीएचडी करने पहुंच गए गोरखपुर? अरे परिवारवाद की देन तो आप खुद हैं। मठ पर कब्जा कर लिया, निरक्ष आदमी। शर्म आनी चाहिए धर्म को बेचने वाला व्यक्ति। आप बताओ, उस मठ जो नाथ संप्रदाय, भगवान राम जी के पहले का संप्रदाय, आपने वहां पर परिवारवाद की परंपरा चालू कर दी। अवैधनाथ जी इनके चाचा लगते थे, पंचूर के पैदाइश किए हुए ये पंचूर के वो, और इनके सगे में मेरे चाचा है, और आप परिवारवाद की बात करते हैं। आपने कौन सी ऐसी जो है खूबी थी कि आपको मठाधीश बना दिया गया? आप एमएससी किए हुए, आपको न सनातन संस्कृति का पता, न संस्कृत का पता, एक मंत्र तक नहीं बोल पाते आप, और आप चले हैं धर्माधीश बनने, धर्म के मर बनने, और धर्म की बात करता है। शर्मानी चाहिए ऐसे योगी को। और परिवारवाद की बात करता है। परिवारवाद तो तुमने धर्म में ढकेल दिया, और आपने बता दिया कि ऐसे संप्रदाय का मुखिया धर्म के आधार पर, तो परिवार के आधार पर बनेगा। क्या बात है? और दूसरे पर परिवारवाद की बात करते हो। अवैधनाथ जी इनको लेके आते हैं, कहते हैं एमएससी कर लिया बेटा, अब क्या करोगे? आप तो वहां पर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, वो तो ठीक ही है, चल रहा है। यहाँ चले आओ, करोड़ों की संपत्ति है, 200-300 करोड़ का ट्रस्ट है उस समय का। आ जाओ यहाँ पर मठाधीश बना दूंगा, मौज मारोगे। तो आप बात करते हो भ्रष्टाचार की? अरे वाह! अरे आप में नैतिकता कहाँ है? आपने लूटा नाथ संप्रदाय को, आपने लूटा मठ को, और आज लूट रहे हो जनता को। आप किसका भला किए? आपने सत्ता ली, अधिकारों का हनन करके केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा दिखाया गया, मुख्यमंत्री जबरदस्ती आप बने। उसके बाद आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश की जनता मरती रही, आपने स्वीकार भी नहीं किया। टीचर इतने मर गए, उनको कंपेसेशन, और उनके लड़कों को नौकरी तक नहीं दिए। कैसी बात करते हैं आप? कैसे योगी? और आप बात करते हैं धर्म की, संप्रदाय की। अरे वाह भाई वाह! वैसे योगी जी नहीं चाहिए। अब जाइए उत्तराखंड, लौट जाइए, वहां पर मठ बनाइए। उत्तर प्रदेश में मठाधीशों की इज्जत होती है, लेकिन पारिवारिक मठाधीशों की इज्जत नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता धीरे धीरे आपके राज को जान रही है। ठीक है, आलोक वत्स देखिए बड़ा खुलासा किया है और बड़ा आरोप लगाया है। देखिए बड़ा खुलासा किया है और बड़ा आरोप लगाया है। एक चीज बता दूं आपको, कांग्रेस कतई हमलावर हो रही है योगी आदित्यनाथ के ऊपर। कांग्रेस देखिए 0/0 पर आउट होने वाले पार्टी की बात आप क्या करते हैं? मुझे शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है कि ये किस तरीके की उटपटांग बातें कर रहे हैं। कहीं भी मठ में ये परंपरा नहीं है कि मठ का उत्तराधिकारी उसी मठाधीश का पुत्र होगा। मैं स्वयं उस धरती से आता हूं जहां मां जानकी का
जन्म हुआ है, सीतामढ़ी के पनौड़ा धाम से। इस बार की झांकी में भी दिखाया गया है। वहां मेरे सामने तीन महंत बदले गए, लेकिन कोई एक दूसरे के पुत्र नहीं थे और ना उनके सगे थे। वो तो तय होता है कि उसके अंदर के अंदर काबिलियत क्या है। और ये योगी जी की बात करते हैं, कौन सा परिवार है योगी जी का? योगी जी की बहन फूल बेचकर गुजारा करती है, उसकी भी तस्वीरें सब जगह वायरल हुई हैं। तो शर्मानी चाहिए। आप बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा था। आप चुप रहिए, भाई को शर्मानी चाहिए। आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। हाँ, लूट के कुछ वहाँ थमा दे उसको। हाँ, लूट के थमा दे, जैसे वाड्रा को थमा दिया, जैसे आपने सारे लोगों को थमा दिया, वैसे ही लूट के कुछ थमा दे। ये कांग्रेस वाले सुशील जी, इनके 10 से 12 नेतागण, आप मुझे बोलने दीजिए। आप बिल्कुल संवाद आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम सीधे चलेंगे आलोक वत्स के पास। जी आलोक जी बताइए। आलोक जी, ये जो संदीप त्रिपाठी और कांग्रेस हमलावर हो रही है और योगी आदित्यनाथ के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है, इतना बड़ा खुलासा किया है कि महंत अवैधनाथ के ममेरे भाई हैं, तो क्या हो गया उससे? योग्यता नहीं है? योगी की जिंदगी नहीं बिता रहे हैं? फिर ये देखिए, ये कांग्रेस वालों की आदत है, ये चमचागिरी में दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। आप इनको कहिए शांत रहे। त्रिशूल जी, ये मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर ये इस तरीके की बात करेंगे तो। आप डिबेट छोड़ देंगे तो फिर ये कैसे होगा सर? लोकतंत्र है ये तो। आप डिबेट नहीं, ये जितनी देर बोल रहे थे मैं बोल रहा था, कुछ पता है पूरी भाजपा अड़ी हुई है कि कहीं कोई हमला होता है तो बराबर जवाब देने पे, और आप ऐसे कह रहे हैं कि डिबेट छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, आप तो जवाब दीजिए बराबर। तो ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? हाँ ठीक है संदीप जी, सुन लीजिए अब। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप चुप रहिए, सुनिए मेरी बात। योगी जी के परिवार का कोई आदमी कहीं दिखा है आपको किसी पब्लिक फंक्शन में, प्राइवेट फंक्शन में, या कोई किसी चीज का इंडस्ट्री बैठाने में? हमारे नरेंद्र मोदी जी के 4 भाई हैं, 18 परिवार के सदस्य हैं, किसी का नाम कोई जानता है? वो लोग सब छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये है, और इनका सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, पूरा और खानदान नेहरू से लेके अब तक ये चाटुकारिता करते हुए उनकी राजशाही, ये तो जमींदारी प्रथा में चल रही है कांग्रेस, और धीरे धीरे सिमटती जा रही है 0/0 पर। यूपी में भी आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, नोट कर लें, कांग्रेस कोई भी दाव चल ले, लड़कियों पे, औरतों पे कोई भी दाव खेल ले, ये यूपी में भी 0/0 पर आउट होंगे, जैसे ये वेस्ट बंगाल में 0/0 पर आउट हुए थे। और समाजवादी पार्टी, समाजवाद के कौन से पृष्ठ में लिखा हुआ है राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद में कि बाप के बाप बेटे को तुम अपना नेता मान के आगे बढ़ो? ये समाजवाद के किस पृष्ठ में लिखा हुआ है? अरे वो भयानक दृश्य, रूह कांप जाती है लोगों की जब याद होता है कि फिर से सपा की सरकार आ जाएगी, हर चौक चौराहा गुंडों का अड्डा बन जाएगा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब लड़के छेड़खानी करते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, कार सेवकों पर गोली चलवाई। क्या बात आप कर रहे हैं? देखिए सर, देखिए प्रमोद महाजन के पुत्र पकड़े गए थे, राहुल महाजन, तब वो और भी बयान कुछ आए थे, तो ये तो बयान सब देते हैं, लेकिन देखिए अगर प्रमोद महाजन के पुत्र पकड़े गए थे तो आज वो कहाँ हैं? इंग्लिश में एक वर्ड है, ही इज इन ऑब्लिवियन, कोई जानता भी नहीं है वो कहाँ है। किसी न्यूज में कोई उसको एक छोटा भी कॉलम उस पर लिखने को तैयार नहीं है, वो गर्त में फेंक दिया गया। लोग याद तो रखते हैं ना। अरे तो वो तो गर्त में चला गया। आप जानते हैं वो कहाँ है अभी, क्या कर रहे हैं, आपको पता है? योगी जी के हम यूपी में गए हैं अपने कामों के बदौलत। 45 वर्षों के बाद रेलगाड़ी से जो पानी ढोया जाता था बुंदेलखंड में, वहाँ हमने पेयजल की व्यवस्था की। हमने 50 लाख गरीबों को घर बना के दिया। हमने लाखों शौचालय बना के महिलाओं बेटियों को सड़क पर शौच करने से और शर्म से झुकने से मजबूर उनको खत्म कराया। हमने वहाँ 2-2 एक्सप्रेस
हाईवे दिया, हमने मेट्रो का जाल बिछा दिया और मेट्रो चालू करवा दिया, हमने हर राज्य के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चलिए ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, 59 मेडिकल कॉलेज के आऊंगा आप आपके क्या पास। बात कर रहे हैं? ठीक है अरविंद विद्रोही जी, आज ये लाल पोटली, लाल टोपी और फिर आपकी ये लाल ड्रेस, ऐसा लग रहा है कि पूरे समाजवादी आप दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बड़ी ईमानदारी से भूमिका निभाते हैं। अब लेकिन जाने क्या संदेश लेके आए हैं आप ये लाल शर्ट पहन के, अरविंद विद्रोही जी? देखिए, लाल टोपी, लाल टोपी सामाजिक क्रांति की प्रतीक होती है। और लाल, ये जो मैंने स्वेटर पहन रखा है, ये ये सर्दी से बचने के लिए है। और सर्दी से बचने में काला रंग, मैरून रंग, लाल रंग, मतलब कोई भी गाढ़ा रंग बहुत असरदायक होता है। सफेद से ज्यादा बढ़िया होता है कि आप कोई गाढ़ा वस्त्र पहनें। भगवा रंग। और जो लाल टोपी बात हो रही है समाजवादी पार्टी की हो, वो समाजवादी पार्टी की लाल टोपी। बिल्कुल बिल्कुल, संवाद आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो लगातार नए मोड़ लेती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि हर एक दल अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने की ओर अग्रसर है। लेकिन वहीं इन सब के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंच चुकी है और जिस तरह आज भीड़ थी उस तरह कहीं जो कहा जा रहा था कि गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, इस तरह की बातें, वो सब अरविंद जी, ये लाल रंग पे चर्चा आप कर रहे थे, ये लाल रंग कितना क्रांतिकारी उत्तर प्रदेश के चुनावों में साबित होगा? नहीं, लाल रंग को मैं बता रहा था, जो आपने कहा कि लाल रंग का अभी मैंने जो पहना है, ये सर्दी से बचाव के लिए गाढ़े रंग जितने होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, उस परपेश में, और ये कलर मतलब ये अच्छा भी लगता है। और जो राजनीतिक हलकों में अगर लाल रंग की बात करें तो लाल रंग जो है सामाजिक क्रांति का, बदलाव का प्रतीक होता है। हाँ, लेकिन उसको किसी राजनीतिक दल के सिंबल से मैं नहीं जोड़ता हूँ। राजनीतिक दलों का अपना टोपी, राजनीतिक प्रतीक अलग होता है, उसको उस परिपेक्ष में कोई मतलब नहीं होता है। प्रतीक होते हैं, राजनीति में प्रतीक होते हैं, अपना अपना टोपियां होती हैं, अपने अपने गमछे होते हैं। वो राजनीतिक दलों का व्यक्तिगत अपना राजनीतिक आचरण होता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा आधारित चुनाव होना चाहिए। मैं भी लगातार इसको लिखता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, और सबका मानना था, सारे राजनीतिक दल कहते रहे कि हम कानून व्यवस्था पर, हम उत्तर प्रदेश के विकास पर, महिलाओं के सम्मान पर, युवाओं के रोजगार पर बात करेंगे और उस पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या चुनाव उन मुद्दों पर हो रहा है? या जिन लोगों ने, जिन भी राजनीतिक दलों ने उन मुद्दों पर बात करना शुरू किया, उनको जनता का क्या उतना सहयोग मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था? इस कसौटी पर जब तक मतदाता और हम राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार समूह मंथन करके उस दिशा में बहस को ले जाना नहीं हो, हम टटोलना पड़ेगा हमको मतदाताओं को भी, कि आखिर मतदाताओं से जब वो बात होती है जो उनके हित के लिए डायरेक्ट होती है, भावनात्मक होती है, तो आखिर क्यों उस मुद्दों पर वोट नहीं जाता है? ये कहा जा सकता है कि अमुक दल भावनात्मक रूप से जोड़ लेता है, तो भावना तो पेट की भी होती है, भूख की भी भावना होती है। तो क्या ये माना नहीं जाना चाहिए कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था की भावना, महिलाओं को सम्मान की भावना, रोजगार की भावना, स्थानीय बेरोजगारी को दूर करने की भावना, बेकारी दूर करने की भावना राजनीति में केवल घोषणा पत्रों में सिमट गई है। जब चुनाव का वो दौर आता है तो मतदाता भी जातीय जकड़न में उलझता है, धार्मिक उन्माद में उतरता है, तुष्टिकरण में उतरता है और उन बातों में उलझता है जिसको कहा जाता है कि ये मत करिए।
सच्चाई से डेमोक्रेसी में मुंह मोड़ना बहुत खतरनाक होता है, मैं लगातार कहता हूं। तो सच कहने की जब तक आदत नहीं पड़ेगी नेताओं की, और सच समझने की चेष्टा मतदाता नहीं करेगा, सुधी मतदाता नहीं करेगा, राजनीतिक विश्लेषक जब तक ईमानदारी से विश्लेषण नहीं करना शुरू करेंगे, पोस्टमार्टम, तब तक लोकतंत्र का भला नहीं होना है। चुनाव में हार जीत होती रहेगी, लोग हारते रहेंगे, जीतते रहेंगे, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, बदलते रहेंगे। विश्लेषण कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सवाल होना चाहिए और उसका जवाब मांगना चाहिए सत्ताधारियों से। महिलाओं की ये बात उत्तर प्रदेश के विकास पर मैं केंद्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश और पश्चिम में चुनाव हो रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास का एक बहुत बढ़िया खाका खींचा था स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह ने। केंद्रीय मंत्री भी रहे हो, भाजपा के साथ रहे, कांग्रेस के साथ भी वो मिनिस्टर रहे, अपना पृथक भी राजनीति। उन्होंने कहा था कि समग्र विकास और सुशासन के लिए छोटे छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए, भारत के संविधान में है छोटे राज्यों का गठन। कांग्रेस और भाजपा दो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने देश पर राज किया और कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। दोनों पार्टियां छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर है, और इसलिए पक्षधर है क्योंकि दोनों पार्टियों का स्पष्ट रूप से मानना है कि विकास और कानून व्यवस्था और कुशल प्रबंधन के लिए छोटे राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक तो चौधरी अजीत सिंह की पार्टी हरित प्रदेश के निर्माण का आंदोलन कर रही थी, वो मुद्दा वो नहीं उठा रहे हैं, ना हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं। मैं कई बार इस मुद्दे को उठाया हूं कई डिबेट में। तो परसों मैंने देखा कि एक राज्यसभा सदस्य है, बसपा के हैं, उन्होंने इस मामले को अब कुछ डिबेट्स में उठाया, अच्छी बात है। अब कानून व्यवस्था के सवाल पर जब अखिलेश यादव से पूछा जाना चाहिए कि आपके समय में भी व्यवस्था बिगड़ती कौन थे, वही सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछना चाहिए। लेकिन क्या कानून व्यवस्था के सवाल पर, उत्तर प्रदेश के विकास पर, पूर्वांचल की बदहाली, बुंदेलखंड में पानी नहीं आता था, अवध की सांस्कृतिक धरोहर, ये मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? स्थानीय बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए आजाद भारत के बाद पूर्वांचल में क्या व्यवस्था हुआ? जब नोएडा में फिल्म सिटी मुलायम सिंह यादव जी ने बनाई, अमर सिंह जी थे, उसके बाद भाई अखिलेश ने शुरू किया, फिर योगी जी ने। मैं लगातार क्वेश्चन उठाता रहा अखिलेश जी के सर के तक कि क्या गौतम बुद्ध नगर में ही सारा विकास होगा? नोएडा सिटी वही बनेगी? क्यों नहीं पूर्वांचल में, अवध में बन सकती है, बुंदेलखंड में बन सकती है? तो कुछ प्रयास शुरू हुए। तो बुनियादी सवाल है, अगर आपको समग्र सुनियोजित संकल्पित विकास की तरफ जाना है तो छोटे राज्यों के पुनर्गठन की आवाज इस चुनावी परिदृश्य में क्यों गायब हो गई? भाजपा के संकल्प से सिद्धि में है छोटे राज्यों की गठन। कांग्रेस ने अपना पूरा उत्तर प्रदेश संगठन कई जोन में बांट रखा है और छोटे राज्यों की पक्षधर है। उत्तराखंड में सरकार बनने में, उस आंदोलन में कांग्रेस का भी साथ रहा। तो ये प्रशासन दुरुस्त कब होगा? जब छोटे राज्य होंगे। हर मुख्यमंत्री एक डीएम एसपी को जानता होगा, कोई भी कितना भी काबिल होगा, आज की बढ़ती जनसंख्या और जो अपेक्षाएं हैं जनता को सत्ताधारी दलों से, वो इतने बड़े भूभाग में पूरी करना किसी भी दल के लिए ठीक नहीं है। हो ही नहीं सकता है, मनमानापन करेंगे नौकर साहब, ब्यूरोक्रेट, इसीलिए छोटे राज्यों का गठन दोनों बड़ी पार्टियों के अपने एजेंडे में है, लेकिन इस चुनाव में नहीं है। चुनाव में कांग्रेस ने बहुत अच्छी बात की, कांग्रेस को टटोलना पड़ेगा कि क्यों उसके बड़े नेता भाग रहे हैं और जनता क्यों नहीं जुड़ रही है। या तो जनता को अपनी भावना से जोड़ लीजिए या तो जनता की भावना से जुड़ जाइए। और इसमें स्पष्ट रूप से सिद्धहस्त हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो अपनी बात को आज जनता को समझा ले जाते हैं और जनता की बात को समझ करके अपने संकल्प से सिद्धि में अपने बयानों को बदल के कर लेते हैं। जहां जो चूक किया है इस चुनाव में भी अखिलेश जी ने जिन्ना को ला करके, उसका खामियाजा पूरे उत्तर प्रदेश की इस राजनीति को भुगतना पड़ रहा है। जिन्ना को पटेल जी के साथ जिक्र गए, अखिलेश जी ने पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी की पिच पर लाने का काम किया है। हरित प्रदेश का मुद्दा छोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने खुद को
चौधरी अजीत सिंह की जो संघर्ष की राजनीति विकास परक, उससे दूर कर लिया। केवल सत्ता के लिए आप ऐसा मत करिए। कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है, अपने मुद्दे पर लड़ रही है, भले उसके लोग छोड़ रहे हैं, अभी मतदाताओं का उतना समर्थन मिलते नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने पर टिकी है। उसी तरह जैसे भाजपा कहती रही है 370 लेंगे, भाजपा ने कहा हम राम मंदिर के लिए संकल्पित है। मेरा आस्था का विषय राजनीति का नहीं, आएंगे लोग और जाएंगे लोग, लेकिन अपने मुद्दों को मत छोड़िए और जनता से जुड़े रहिए या जनता को जोड़ लीजिए, यही तो राजनीति होती है। ठीक है, बिल्कुल। संदीप त्रिपाठी जी, देखिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो बहुत दूर हैं और सिर्फ हवा में, जिनसे जनता का कोई बहुत गहरा सरोकार नहीं है। और ये जो अरविंद विद्रोही उठा रहे थे, बड़े खांटी सवाल हैं, इनका उठाया जाना और इनके वजूद को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वर्तमान दौर में जब चुनाव होते हैं तो सारी मर्यादाएं भूलकर और वही युद्ध शुरू हो जाता है जिसकी अपेक्षा नहीं होती जनता को। जान रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम आज भी बात कर रहे हैं तो भर्ती विधान की बात कर रहे हैं, आज भी बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट के मॉडल की बात कर रहे हैं। और प्रियंका जी का भी लेटेस्ट आप देखिए जो उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, उन्होंने कहा कि आप नेताओं को जवाबदेह बनाइए, यहाँ तक कि उनको भी बनाइए, उनसे भी सवाल पूछिए आप। ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे सपा भी भाग रही है। जब इस मुद्दे की आप बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उससे सपा भी भागती है, उससे भाजपा भी भागती है, उससे बसपा भी भागती है। क्योंकि अगर एक जो है धर्म की राजनीति करता है तो एक जात की भी राजनीति कर रहा है ना। पोल तो दोनों पार्टियों की खुल रही है। जब आप डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो ये सारी पार्टी का देखिए, जैसे अभी बहुत बढ़िया विद्रोही जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि जिन्ना की एंट्री अखिलेश जी ने कराई। क्यों कराई? क्योंकि चुनाव जा रहा था डेवलपमेंट के मुद्दे पर, क्योंकि जा रहा था चुनाव कोरोना में मौतों के ऊपर, वो जा रहा था चुनाव अन्ना जानवरों के ऊपर। लेकिन इनको तो अपनी पॉलिटिक्स हमने बताया आपको कि इनको जातिगत राजनीति करनी है, उनको धर्म की राजनीति करनी है। तो इस जाति और धर्म की राजनीति से उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। अपने सिद्धांतों से हम कभी नहीं समझौता करेंगे। बिल्कुल हम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए हम जनता के बीच अपना विजन लेके जा रहे हैं। अगर उसको स्वीकार होगा तो ठीक है, जय सिया राम, और नहीं स्वीकार होगा तो जय सीताराम। लेकिन तो मतलब जैसे आपकी धमाकेदार एंट्री हुई थी, वैसे धीरे धीरे कई लोगों ने छोड़ दी पार्टी और कई टिकट ऐसे हैं जो उसी पे आ रहे हैं। देखिए अभी बात हो रही है, ये कांग्रेस का जो है सफाई अभियान है, क्लीनिंग कैंपेन। क्लीनिंग कैंपेन का मतलब आप समझिए कि जो भी इस विचारधारा के लोग थे, कांग्रेस में बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो अपनी सीट बचाने के लिए अपने जिलों की, अपने आसपास की सीटों को बेचते थे। ये सच्चाई है, आज मुझे कहना पड़ रहा है। वो दूसरे नेताओं से सेटिंग करते थे, उनको जिताते थे और अपनी सीट बचाकर अकेले नेता बना रहना चाहते थे। आज ऐसे ही लोग छोड़कर जा रहे हैं। उनके छोड़ने से कांग्रेस का भला होने वाला है, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हम चाहते हैं, अभी हमने आपसे कहा था कि अभी 2-4 लोग अभी बचे हैं, एक अभी जो है चल रही थी, और लगभग आरपीएन सिंह के जाने के बाद कई डिबेटों में मैंने इस बात को कहा। अभी कुछ लोग बच्चे हैं, वो जाएंगे और हम स्वागत। जब ये सब ऐसे लोग जाते हैं ना, तो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता लड्डू बांटता है, विश्वास मानिए। अरे देखिए सर, लड्डू, संदीप त्रिपाठी जी देखिए, लड्डू बांटे खीर बनाए आपका निजी मामला है। लेकिन मैं आपको बताऊं, झारखंड से लेके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आरपीएन सिंह जब बीजेपी को रिपोर्टिंग कर रहे थे, 2 साल से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे झारखंड में, तब कितने कांग्रेसी कह रहे थे कि भाई निकाल दो निकाल दो निकाल दो। तो आपसे क्यों नहीं निकाला गया? और जब वो खुद निकल गए, और जब निकल गए तो आप कहने लगे कि तो हम चाह ही रहे थे। जी 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 जी, कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। आप उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस के अभी एक हमारे मित्र कह रहे थे कि 100 बार वो हुआ है। तो एक्चुअली कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, निकालते नहीं है। जो देखिए आप एक जब जो है दही को मथा जाता है ना, तो उसमें से जो मक्खन होता है वो अपने आप निकल जाता है, उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मंथन चल रहा है, ये अपने आप सब ऐसे लोग साइड में हो जाएंगे, और बहुत सारे हो गए और जो बचे हैं हो जाएंगे। और दूसरी बात, अभी हमारे वत्स जी के 3-4 सवाल थे, और इनके ज्ञान को तो मैं पहली बात तो प्रणाम करता हूँ। वत्स जी, चरण कहाँ है आपके? प्रहलाद मोदी जी को जानते हैं आप?
काहे जनता को, खुद तो गुमराह होते हैं, जनता को भी मूर्ख बनाने का काम करते हैं। बड़ी आप तो कह रहे थे ना कि शर्म भी लगती है, बिल्कुल लगनी चाहिए। प्रहलाद मोदी ऑल इंडिया डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या मूर्ख बनाते हो कि गरीब घर से चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं मोदी जी के भाई, और आप बताते गरीब है गरीब है। या तो अपने आप को, अपने बच्चों की तो कम से कम ख्याल करिए। आपके बच्चे आपको गाली देंगे आने वाले समय में कि जब मैं नौकरी मांग रहा था, आज मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, आज सारी संस्थाएं प्राइवेट हो गई, और तब पिताजी आप कह रहे थे मोदी जी तो गरीब के घर से आए हैं, उनके जो है भाई कबाड़ बेचते हैं, और योगी जी के क्या। अरे शर्म करिए आप, आपके बच्चे आपको गाली देंगे। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत को लूटा जा रहा है ना महोदय, अगर आप आवाज संगठन में रह के उठाइए, आप अपने अंदर उठाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ टीटी आप बोल पा रहे हैं, मत बोलिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सारी कंपनियां बिक जाएंगी? रेलवे के लड़कों को मारा जा रहा है, आपको अच्छा लगता है? भर्ती विधान जो है इलाहाबाद में हार्दिक पटेल करने आते हैं, छात्रों की आवाज उठाने आते हैं, आप करने नहीं देते हो, ये अच्छा लगता है आपको? किस मुंह से आप अपने लड़के से हाथ मिलाएंगे जब वो कहेगा पिताजी रेलवे तो प्राइवेट हो गई है, चलो अडानी की गुलामी करूंगी आपकी? क्या कहेंगे आप अपने बच्चे से? ठीक तो है, शर्म करिए। आपको तो आरोप लगाना आता है, कोई अच्छी बात आप नहीं देखते कि बीजेपी कुछ अच्छा भी कर रही है। आलोक वत्स जी, आज मैं सुबह ट्विटर पे देख रहा था तो एक फोटो मैंने देखी, किसी भाजपा के मंत्री ने डाली थी, नरेंद्र मोदी एनसीसी कैडेट की ड्रेस में हैं, तो नीचे ये लिखा हुआ था कि गरीब घर के बच्चे उस समय स्टूडियो में पहुंच के और ये फोटो शूट करवा लेते थे। ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं बड़ा सोचने पे मजबूर हुआ कि भाई ये कैसे होता होगा उस समय तो बड़े फोटो भी खींचते थे, तो बड़े संपन्न घरों के, और बड़े जो फोटो वोटो खिंचवाना कोई आम आदमी की बस की बात नहीं थी उस समय। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने जो देखा वो मैंने आपको बता दिया। नहीं, जो देखा जाता है वो सब सच ही नहीं होता। हाँ। आजकल का युग में किसी का फोटो किसी भी तरीके का बन जाता है और बनवा लिया जाता है। और रही बात मेरे फाजिल दोस्त संदीप जी का, कांग्रेस का, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्लीनिंग प्रोसेस हो रहा है। क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है, डाइंग प्रोसेस हो रहा है। ये गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस जिस काम के लिए बनी थी उसका काम हो चुका है, इस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। अब ये दूसरी पार्टियों का काम कर दे बस। अब ये दूसरी पार्टियों का, अब देखिए इनके साथ प्रॉब्लम है, ये बोलते हैं। बिल्कुल, संवाद जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं, हम चलेंगे आलोक वत्स के पास। जी आलोक जी, मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, एक भी व्यक्ति ने उस पर खुशी जाहिर नहीं की। क्या इनके लिए वो सम्मान की बात नहीं थी? देखिए, जब वो पार्लियामेंट में आंसू बहा के रो रहे थे तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। फिर देखिए ये बोल रहे हैं, फिर देखिए बोल रहे हैं। संदीप जी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कीजिए, सुन लीजिए। अच्छा, आपको याद होगा, विद्रोही जी को भी याद होगा कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भारत का दूत बनाकर भेजा था। ये परंपरा होती है कि कोई आदमी टैलेंटेड है तो उसको वो प्राइज या उसको वो अरे काम सर, पे लगाया यही तो जाए। बात है, आपने कोई टैलेंटेड आदमी देखा ही नहीं 7.5 साल में कांग्रेस में, विपक्ष में, ये भी तो बात है। सारे पार्टी के नेताओं को ले ले आपका मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कोई आप भी भेज देते किसी को विपक्ष में से, कहाँ भेज देते? कहीं भी भेज देते, कम से कम कहने को तो रह जाता। क्यों भेज देते? हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं, भेजने के लिए या लाने के लिए? आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इंडिया की पार्टी नहीं है। और अमीर भी हो गए, आज अमीर भी पार्टी हो गए। अमीर भी जरूर होंगे, जब इतने कार्यकर्ता होंगे, इतने डोनेशन आएंगे तो अमीर भी होंगे, इसमें क्या शक है। लेकिन हम घोटाले से अमीर नहीं हुए हैं। कांग्रेस का तो घोटालों का आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनकी अध्यक्षा बेल पर क्यों है, राजीव गांधी बेल पर क्यों है,
प्रियंका गांधी बेल पर क्यों है, इनके दामाद बेल पर क्यों है, खाली इसका जवाब दे दे, ये बेल बताओ पर क्यों भैया, है? संदीप त्रिपाठी क्यों बेल पे हैं, क्यों जेल में नहीं जा रहे, बताओ आप जरा। जी देखिए, पहली बात तो ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी की भी बात कर ली। आज नहीं, वो इस दुनिया गलती में से नहीं उनका है, लेकिन नाम- ये लोग नहीं नहीं गलती से। नहीं ये नहीं, नहीं। राजीव गांधी जी की बात नहीं किया हूँ, ये राजीव गांधी जी की बात नहीं किया हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में मोदी जी ने टिप्पणी करते हैं तो इनसे मैं क्या पूछूं? हाँ। वो इन लोगों का तरीका है, वो अभ्यस्त हो गए। देखिए अभी जो बात कर रहे हैं कि बेल पर है, तो बेल पे काहे है महाराज? 7 साल से आपकी सरकार है, तो बेल पे कैसे है? आपने सबूत काहे नहीं पेश कर दिया? 2G स्पेक्ट्रम में सारे लोग बरी कैसे हो गए? वो सबूत कहाँ चले गए? आप एक नाम बताइए 7 साल में जिसको आपने सबूत देकर कोर्ट से सजा करा दी हो। आपका सॉलिसिटर जनरल, आपकी CBI, आपकी ED, आपका सब कुछ, आप सबूत देकर उनको जेल भेजिए कि वो बेल पर है। और रही बात बेल की, अब आपके ऊपर अगर आरोप लगा दूं, FIR करा दूं, तो बेल तो आपको करानी पड़ेगी ना महाराज। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आपने FIR कराई है, वो बेल पर है। वो जो है अगर बाहर है तो और आप सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है अगर आप सत्ता में हैं और वो बाहर हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ आप उनको भ्रष्टाचारी कह के वोट लिए और आज वो जो है आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं महाराज? सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है, जेल भेजिए। राहुल गांधी है, जेल भेजिए। आलोक जी देखिए, बताइए वो जेल में क्यों नहीं है? 7.5 साल में आपको भी करना चाहिए था घोटालों का। आपने कहा कि घोटाले हुए हैं देश में, तो 2-4-6 आदमी जेल में पड़े रहते तो थोड़ा लगता कि हाँ आपने कुछ किया है। ऐसा है, इंडियन एक्सप्रेस घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राफेल घोटाला, उसके बाद संदीप जी सुन लीजिए। देखिए लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं होता। संदीप जी सुन लीजिए। त्रिशूल जी मैं एक बात कह रहा हूँ आपके मन, पहले उसके बाद ये खूब बोले। आज ये संदीप जी बोल रहे हैं, पक्ष में थे, आज सत्ता पक्ष में है। आप ये बताइए कि एक घोटाले का आरोप जो 7 साल पहले आप लगाते थे उसमें आपने सजा करा दी हो, या एक स्टेप आगे बढ़ाओ। आपके समय में लोग बरी हुए हैं। सुरेश सालमाड़ी जी जिनके ऊपर आरोप लगाते थे, आज वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आपके समय में बनते हैं। कैसे बन जाते हैं भाई? इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आज भी आप वही फलाना घोटाला ऐसे करते रहेंगे क्या? जनता जवाबदेही चाहती है। आपने वोट मांगा, आप जनता ने आपको स्वीकारा, आज आप जवाब दीजिए। ये गिनाने का काम आप बंद करिए। ये मेरा हाँ सर, ये बहुत बार कर चुके हैं आलोक वत्स जी, हम भी बात बहुत बार कर चुके हैं कि अब कहते हैं, आपसे भी कई बार सुन चुके हैं बेल पर है, आपसे नहीं कई प्रवक्ताओं से। तो ये कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी 2-4 आदमी जेल भेज दो, क्यों उनको बेल पे है? सबूत पेश करवाओ, अटॉर्नी जनरल लगा दो, सॉलिसिटर जनरल लगा दो। आप क्या हमें डिक्टेटर समझते हैं कि हम किसी को जेल भेज दें? न्यायिक देखिए, ये फिर यही इनकी दिक्कत है, ये बोलने नहीं देते हैं। आप लोग, यही इनकी दिक्कत है। आज तो ये बोल भी ले रहे हैं। इसी चैनल पर मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हम लोगों को बुलाएं 10 तारीख की सायकाल या 11 को, और देखिए कि ये किस हालत में रहते हैं उस दिन बोलने में। कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा है सर? हाँ, वैसे भी 0 पर आउट होने की आदत हो चुकी है। सही बोला आपने, मैं एग्री करता हूँ। वो तो आपको ये इनका हालत त्रिशूल जी रीजनल पार्टी से भी नीचे है। हाँ, जो आप इनसे ज्यादा मजबूत समाजवादी पार्टी है, इनसे ज्यादा मजबूत राजद है बिहार में, पंजाब में होने वाली इनसे ज्यादा मजबूत BLD है उड़ीसा में, इनसे ज्यादा मजबूत तेलंगाना में है। अरे लोकतंत्र के पार्टी, इनसे ज्यादा मजबूत मद्रास में है। 13 विधायक आपके, 17 हमारे। आलोक वत्स जी आऊंगा मैं। अरविंद विद्रोही जी, देखिए आपसे एक ही चीज, देखिए आप ही निर्णय जरा बताइए करके। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर डिबेट में आए हैं तो डिबेट की मर्यादा को ध्यान में रखिए। जब भी मैं बोलता हूँ ये बोलने नहीं देते हैं। नहीं हम और ये जब बोलते हैं तो मैं चुपचाप सुनता हूँ। ये संदीप जी देखिए, आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता हैं, ये थोड़ा सा इसको एडमिट कीजिए। आपको लगता है ये प्रबुद्ध है? अब आप कहेंगे तो नहीं रहेंगे वो प्रबुद्ध, आप कहेंगे तो नहीं रहेंगे वो।
मैं क्यों कहूंगा? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस आदमी का व्यवहार इस तरीके का कह है, रहे हैं वो ना। आपको प्रभुत्व नजर आता है? कहाँ से प्रभुत्वता है इनके अंदर? अरे अब ये तय थोड़ी किया जाएगा अगर ये मेथोडोलॉजी स्कूल से पीएचडी करके आए हैं आपके डिबेट पर। अच्छा वो संबित पात्रा से सीखा है, मैं क्लास लेता हूँ उससे। चलिए आपके नेता की बड़ाई कर दी, अब तो खुश हो जाइए। चलिए बैठे रहिए। ठीक है। अरविंद विद्रोही जी, देखिए ये जो बेल और जेल का खेल है, थोड़ा आप रोशनी डालिए इस पे। रोशनी तो कहीं नजर आती नहीं है, लेकिन डाल दीजिए अगर जितनी है उतनी। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में भ्रष्टाचार पर लगातार अनवरत चर्चा हो रही है और भ्रष्टाचार के आंदोलन से सरकारें गिराई जा सकती हैं, नेताओं को जेल भेजा जा सकता है, जेल में वो कारागार की सजा काट सकते हैं, लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन सजा बहुत कम लोगों को हो रही है, गिने चुने लोगों को हुई। और सजा पर भी अपील करने का इतना अवसर है कि फाइनल होते होते जो है उम्र हो जाती है, सबकी आयु बढ़ गई। तो अब मुझे लगता है कुशिक्षा, कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन का मुद्दा था, और उसके बाद इंदिरा जी का मुद्दा, गरीबी हटा देंगे, और शौचालय का मुद्दा 89 से शुरू हुआ, शौचालय बन जाएगा सबके घर पर। राजीव गांधी विद्युत परियोजना हुआ था कि 5 साल में लाइट सब जगह पहुंच जाएगी, अब जाकर के पहुंचने का सबका नंबर लग रहा है। तो जैसे विकास सतत प्रक्रिया है, राजनीति एक दिन का खेल और मनोरंजन नहीं है, वैसे ही भ्रष्टाचार जो है लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं और मतदाता तक सब लोग के रक्त में, नस नस में प्रवाहित हो रहा है। अब कैसे ये निकलेगा, कैसे इसका पारिशोधन होगा, ये लंबी प्रक्रिया से ही जाएगा। जितने साल में हमारे रक्तों में भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में आया है, हमारे आचरण को अशुद्ध किया है, उतना समय कम से कम हमको इसको ठीक करने में लगेगा। ये ऐसे नहीं जाएगा, इससे सरकारें बन जाएंगी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना जी का चला, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, और जितने लोगों के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया उतने लोगों के साथ उन्होंने मंच शेयर किया। तो ये राजनीति के सत्ता हासिल करने का, लोकप्रियता हासिल करने का जो शॉर्ट टर्म है वो यही सब है कि हम बेकारी दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, रोजगार दे देंगे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत अच्छा अवसर आया था 2010 में। राहुल गांधी उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि केंद्र पैसा भेजता है और लखनऊ में खड़ा हुआ हाथी इस पैसे को खा जाता है। भीड़ जुटने लगी थी सब जगह, हर जगह। और उसके बाद चूंकि फिर चुनाव तो हो जाएगा ना, चुनाव तो जातीय जकड़ जाल, मकड़ जाल और धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद में होगा। तुष्टीकरण का जब बात होगी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जब भी हो जाएगा तो बहुसंख्यक ज्यादा है। अगर जाति का जवाब धर्म और एक धर्म का तुष्टीकरण तो दूसरा धर्म अपने आप गोलबंदी हो जाएगा। तो मुद्दे तो आप चुनावी जंग का जब शुरू होता है तो मुद्दे तो पीछे चले जाते हैं। मुद्दे वो पीछे चले जाते हैं जो जनता के लिए जरूरी है, जिसकी 4.5 साल चर्चा होती है। और मुद्दे वो भी होते हैं, वो सामने आ जाते हैं जिससे सरकारें बनती बिगड़ती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार केवल राजनीतिक दल लोग नहीं है, हम हैं, आप है और आम मतदाता है। क्यों ऐसे लोगों को आखिर वोट से जनता चुन देती है जो मुद्दे बहुत बढ़िया लेकर के आते हैं। अच्छा, फिर कालांतर में आप उत्तर प्रदेश 27 साल बेहाल, वो भी आंदोलन चलता है। कांग्रेस का बहुत बढ़िया खाट सम्मेलन होता है, जगह जगह भीड़ उठती है, और पता नहीं कौन से मीडिया एडवाइस हो जाती है कांग्रेस को, जो समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन हो जाता है। राजबब्बर लड़ रहे होते हैं सरकार से, अखिलेश सरकार से, और आप 105 सीटों पर लड़ जाते हैं। परिणाम क्या होता है? अखिलेश बाद में कहते हैं हम तो इनके कारण हार गए। वही जयंत चौधरी जो 2012 से 17 तक सपा से लड़ रहे थे कि इनकी सरकार खराब है, वो आज सरकार में दिख रहे हैं, साथ में लड़ रहे हैं। तो सबको क्लियर है, मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि आज राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन बात है। उसके बीच में जितनी बात हो रही है कि हम किसान का भला कर देंगे, रोजगार कर देंगे,
धर्म के नाम कर लेंगे, हिंदू धर्म बचा लेंगे, अब ये हो मुस्लिम जाएगा, धर्म को ठीक है, बचा नहीं लेंगे, होगा वो तो। सबके बीच में सबका एजेंडा, राजनीतिक दलों का मुख्य एजेंडा है कि कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, कैसे सरकार बने। अगर ये ना होता, जनता की भलाई होती, तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग में लिख के दे देते कि थर्ड वेव का समय है महाराज, चुनाव टाल दीजिए। मैं बार बार दोहराता हूँ, चुनाव टाल दीजिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई बार हुआ है कि चुनाव टले हैं, अभी में कई, अब चुनाव चल रहा है, अब चुनाव में मुद्दों को लेकर आ रहा हूं क्यों मैं, नहीं जा संदीप रहे हैं त्रिपाठी लोग, जी, इस आ पर रहा हूं आपत्ति आपके क्यों पास। नहीं हो रही है? त्रिशूल जी, क्यों पब्लिक के बीच में जितना अलाउ किया है सब लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों जिन्ना आ गए? क्यों जिन्ना आ गए? सारे विपक्ष दल को पूछना चाहिए, जिन्ना को लाया क्यों? उसका जिन्ना आए, पाकिस्तान आया, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आज दिख नहीं रहा लोगों को। आज की तारीख में 8 जनपद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता गए हैं डोर टू डोर। क्यों नहीं जा रहे? केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस से काम चलेगा? केवल प्रियंका गांधी की मेहनत से, प्रियंका गांधी की स्ट्रेटजी से, प्रियंका गांधी के फेस से, प्रियंका गांधी के लगन से उत्तर प्रदेश के शून्य पड़े विपक्ष को प्रियंका गांधी ने सोनभद्र में आवाज दी। केवल फोटो सेशन पर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व क्यों रह गया? क्यों नहीं लोगों को जोड़ पाया? और जितने लोग भी जुड़े वो प्रियंका गांधी की नीतियों से, प्रियंका गांधी चेहरे जुड़े। यहां तक कि जो पोस्टर गर्ल बनाई गई, अरे भाई ये ऐड का, विज्ञापन का काम होता है, किसी एक्ट्रेस को, किसी थिएटर के लोगों को आपको बनाना चाहिए था। आपको नहीं मालूम कि 6 लोगों को हम जो विज्ञापन में अपने पोस्टर गर्ल बना रहे हैं वो विपक्षी दल तोड़ सकते हैं? टूट गई। कितना लोगों के बीच गलत मैसेज गया। नेता की नीयत ठीक है, नीति ठीक है, लेकिन अगर उसके फॉलोअर्स गलती करेंगे, अपने आचरण से, अपने और घर बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, अपनी सीट जीतेंगे और बाकी आधी सीट पर चाहे जो जाए, अपने सीट पर समझौता कर लेंगे। ठीक बात। कांग्रेस के साथी को हिम्मत को दाद देता हूं कि उन्होंने इसको कहा। कांग्रेस हार रही है तो अपने लोगों से, भाजपा 14 साल हारी थी अपने अंदर विरोध से। कल्याण सिंह की राजनीति को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था उनके कारण 14 साल हारी थी, और सपा हारी 17 में तो अपने पारिवारिक झगड़े में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंतर कलह दूर करके जनता के हित की बात करिए। जनता और कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सबके पास कार्यकर्ता है। ठीक है संदीप जी, देखिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेता हूं जरा आलोक वत्स जी से। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, तो अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल किसी एजेंसी की, उसने लिखा कि भ्रष्टाचार में भारत इतने पायदान पर नीचे आ गया, इतने पायदान पर नीचे आ गया। तो बिल्कुल अंतिम पायदान पर क्यों नहीं आ जा रहा है भारत भ्रष्टाचार में? ये 60-65 साल का कोड आप क्या समझते हैं कि इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? अच्छा, व्यवहारिक पक्ष ये है त्रिशूल जी कि सरकारी दफ्तर में कोई काम बगैर हाथ बदले नहीं होता है। ये मैं बहुत स्पष्ट तरीके से एक आम नागरिक की तरह बोल रहा हूँ। आप ये भूल जाइए कि मैं भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आपने बहुत साफगोई से बात बोली है। लेकिन आपकी हिम्मत को भी मैं दाद देता हूँ। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूँ कि जो हाई लेवल के घोटाले होते थे अरबों खरबों में, वो अब नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये जो हमारी संस्कृति में इसको स्पीड मनी का नाम दिया गया है। ये घूस नहीं है। आपको 4 चक्कर न काटना पड़े एक ही चक्कर में। और सही कहा विद्रोही जी ने, इसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारा मापदंड, हम जिस लैक्सोमीटर से दूध नाप रहे हैं वो पानी को दूध बताने का काम कर रहा है। अगर हम और आप टाइट हो जाए तो मजाल नहीं है कि कोई आदमी घूस ले ले। लेकिन ये चरित्र हमें नहीं आ रहा है। इसके लिए देखिए सरकारें प्लीज मुझे बोलने दीजिए। सरकारें आती रहेंगी, त्रिपाठी जी आ रहे, सरकारें आती रहेंगी, सरकारी जाती रहेंगी। ये व्यवस्था भ्रष्टाचार का बढ़ता ही जाएगा, ये घटेगा नहीं। और हम जनता, अरे पहले हम जनता हैं तब नेता हैं।
हम जनता इसी तरीके से पिसते रहेंगे सदियों लेकिन तक। लेकिन आलोक जी देखिए, मैं बड़ा आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि ये हो सकता है राष्ट्रीय पार्टी, आप कह रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 11 से 18 if there is political will in the citizens of this country, अरे सर, only then it is possible. सर सुन लीजिए आलोक जी, मैं ये कह रहा हूँ 11 से 18 करोड़ कार्यकर्ता है पार्टी में, आ रहे संदीप जी बात खत्म करके, और अगर ये 18 करोड़ कार्यकर्ता ठान लें कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होगा देश में, तो हो जाएगा। क्या कर लेंगे वो? ठीक है, कानून क्या कर लेंगे? ठीक है, कानून नहीं कानून अपने हाथ में ले लेंगे, क्या करेंगे बताइए? चलिए ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। अभी विद्रोही जी ने कहा कोर्ट का जो हाल है, मैं त्रिशूल जी को पकड़ के कोर्ट में पेश कर दूं कि इन्होंने घूस लिया है, उसका फैसला चला आते आते त्रिशूल जी बुढ़ा जाए। अरे तो सर फिर काहे आरोप लगा रहे हैं दूसरों पे? फिर आप थोड़ा सा ये देखिए कि सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं उलझाई है। फिर आरोप इसलिए लगाया हूं कि कांग्रेस की परंपरा है देश को लूटने की, जिसको मोदी जी ने बंद कराया है। ये आरोप लगा रहा हूं, इनके लोगों ने देश को लूटा है। चलिए अब ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। वत्स जी तो भाजपा के दलाल है, अच्छा दलाल नहीं सॉरी, माइंड योर लैंग्वेज, एजेंट है। आप अपने जुबान को लगाम दीजिए। एजेंट, अरे मित्र अब देखिए आप अपने जुबान को त्रिशूल जी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बेल्ट के नीचे वार कर रहे हैं। अरे मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरी बात में कहना प्रणाम, आप मुझे पहले गाली दीजिएगा फिर प्रणाम कीजिएगा। नहीं ये आप एक वरिष्ठ पत्रकार, बिल्कुल एक वरिष्ठ पत्रकार आपका आचरण देख रहे हैं। ये हमारा आचरण नहीं है कि मैं आपको गाली दूं। त्रिशूल जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ, बात आ जाए। What do you mean by दलाल? नहीं आपको इसके लिए थोड़ा सा ये बात, माफी चाहता हूँ। हाँ ठीक है, माफी मांग ली उन्होंने, माफी चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब हो गया। त्रिशूल जी, मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि जब मैंने इनको दलाल कहा, सिर्फ एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता था, आपके दर्शक देखें। जब मैंने इनको दलाल कहा तो इतना बुरा लगा, जब मैं ये कहता कि भाजपा के एजेंट हैं तो इनको अच्छा लगता है, दलाल शब्द बुरा लगता है। तो भाजपा वही करती है, ये नंबर 1 के मतलब एजेंट हैं, समझ ली, जनता समझे। जब ये, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण क्यों कह रहा हूँ ये भी बता रहा हूँ, वक्त जी सुनिए और समझिए। रक्षा सौदों में एक दलाली की प्रक्रिया थी, वो अवैध होती थी लेकिन होती थी, ये सच्चाई है। विद्रोही जी से आप पूछेंगे, कोई भी रक्षा सौदा होता है तो विदाउट दलाल एजेंट के हो ही नहीं सकता है, वो आज भी होता है। पहले उसको ये घोटाले का आरोप देते थे, घोटाले का नाम देते थे। इन्होंने जब ये सत्ता में आए मोदी जी, तो इन्होंने उसको कह दिया वो एजेंट होगा और उसको कानूनी मान्यता दे दी। अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो मैं माफी मांग लूंगा, जैसे अभी मांगा, नहीं तो वक्त जी आप मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दलाली नहीं हुई है। दलाल मोदी सुनिए, देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दलाली नहीं हुई है, सच्चाई खोल रहा हूँ। अच्छा एजेंट है भाई, एजेंटी कर रहे थे। जब सुनिए तो अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, अक्सर एएमडी में मिलूंगा आपको, मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आप माफी मांगने के लिए तैयार। लेकिन सर इस तरह के घातक उदाहरण पेश मत किया कीजिए, देखिए डिबेट में। हाँ सुन लीजिए, नहीं तो सुनिए, थोड़ा दर्शकों को लगना चाहिए कि ये लोग मूर्ख कैसे बनाते हैं, ये पता चलना चाहिए ना। मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया, ये देखे जनता, तो आपके दर्शक तो समझेंगे ना। ये हमको भले कुछ देर के लिए भला बुरा कह लेंगे, मैं सुन लूंगा। ये लोगों ने बहुत लूटा, ये बहन कर धोती और टिक्का लगाकर ये ठगारी वाला काम खूब कर लिए। अब इनकी पोल इन्हीं के मंच पर इन्हीं के तरीके से खोलेंगे, समझिए। और अभी बात 3-4 बातें इन्होंने कहीं कांग्रेस लुटेरी पार्टी है। बिल्कुल, हमने लूटा तो रेलवे बनाया, हमने लूटा तो IIT बनवाई, हमने लूटा तो IIIT बनवाया, हमने लूटा तो एयरपोर्ट बनवाया, हमने लूटा तो एम्स बनवाया, हमने लूटा तो जो है 169 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बनवाई, जिसको बसपा ने बेचा, सपा ने बेचा, भाजपा ने बेचा, लेकिन 69 बची हुई हैं। हमने लूटा तो जो है पूरे देश में दाल अनुसंधान केंद्र, तिलहन अनुसंधान केंद्र, सनई अनुसंधान केंद्र, जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र, ऐसे संस्थान लगवाए। भोजन नहीं मिलता था, भोजन मिलने लगा। बस घर में पूछिएगा पिताजी से, हरित क्रांति के बाद भोजन मिलना शुरू हुआ, बाद में बोलिएगा। तो आप समझिए कि हमने लूटा तो ये किए, और ये ईमानदार है, इसलिए क्या कर रहे हैं,
रेलवे इन्होंने बेचा, एयर इंडिया इन्होंने बेचा, 28 सार्वजनिक कंपनियां इन्होंने बेची, गेल इन्होंने बेचा, भेल इन्होंने बेचा, क्या बचा क्या? नवरत्न कंपनियों की स्थापना की, रिहंदवान परियोजना, वारसागर परियोजना, कितनी परियोजनाएं बताऊं? आज की 10 घंटे की डिबेट होगी, कांग्रेस के काम खत्म नहीं होंगे। तो आपको तो शर्म करना चाहिए। आप कहते हो कि लूटे, हमने लूट कर अगर इतना कुछ बनाया है तो आप ईमानदारी से देख क्यों रहे हो? जनता ये तो क्यों मान रही है? हाँ, थोड़ा सुनिए। एक सेकंड का एक मिनट का वक्त चाहूंगा। बहुत अच्छी बात कही संदीप त्रिपाठी जी, हाँ, संदीप इनको त्रिपाठी रोकिए। जी, सवाल आने लगा ना। संदीप त्रिपाठी जी, कह रहे थे अभी आप शिष्टाचार बता रहे थे। संदीप त्रिपाठी जी, जी तो सुनिए, देखिए मैं और कह दूं बात अपनी। देखिए, उन्होंने आपको माफ कर दिया और 1 मिनट का वक्त मांगा है, जरा दे दीजिए। ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं संदीप त्रिपाठी जी से, अगर आपने इतने काम किए जनता के लिए, इतना ही आपने जनता का भरोसा अगर अपने ऊपर लिया, तो आज आप क्यों हाशिए पर चले आए हैं? क्यों आपके नेता छोड़कर भाग रहे हैं? क्यों आपको हर प्रदेश से आप हाशिए पर चले जा रहे हैं? क्यों राष्ट्रीय स्तर पर आप मात्र 44 MP पर आकर सिमट गए हैं? कभी अपने अंतरात्मा से ये बातें पूछिए। ठीक है, क्या कारण है? अब मैं पूछ सब लेता हूँ। अच्छाई करने के बाद हम गर्त में चले जा रहे हैं, तब बात कीजिए हमसे। संदीप त्रिपाठी जी, ये वाकई में बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि आप इतना लूट के भी 1 नंबर पर नहीं आ पाए, और आप देखिए कि बीजेपी प्रेम से 1 नंबर पे आ गई, रईस पार्टी हो गई, अमीर पार्टी हो गई। देखिए बिल्कुल ये लोग, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया। ये लोग ईमानदार हैं तभी 7 स्टार कार्यालय इनके बन रहे हैं, और पूरे देश में 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं ईमानदारी से ही। तो एक्चुअली क्या है, इन लोगों को दलाली की आदत आजादी के पहले से। आप लोग के नेता 5 स्टार में रहते हैं, हमारे यहाँ वर्कर 5 स्टार में रहता है। देखिए आलोक जी, आप भी स्वस्थ लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन कीजिए। देखिए, ये मैं आपसे भी आग्रह करता हूं। हाँ जी, मैं एक ही बार बोला हूँ, दलाली मेरे कार्यकर्ता भी 5 स्टार में रहते हैं। दलाली को एजेंट बता लेते हैं, वो एजेंट का नाम ले लेते हैं, और एजेंट का नाम देके उसे वैधानिकता दे देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता है। अरे कहीं नहीं बंद हो सकता भाई, आप करा दिया क्यों नहीं आपने? बिल्कुल 60 वर्ष में क्यों नहीं करा दिया भ्रष्टाचार बंद? चलिए, कहेंगे ठीक है, क्यों नहीं भ्रष्टाचार बंद कराया आपने? बिल्कुल, ध्यान दो तो भ्रष्टाचार नहीं बंद होगा। ठीक है, आप जब जो पूछ लेता हूं। विकास मंत्री कहेगा कि एक आवास पर 20,000 रुपए घूस चाहिए, और उसमें तो 10,000 ऊपर तक जाएगा, ठीक है, भ्रष्टाचार बंद होगा। ठीक है। जब एसपी से आप पैसा मांगेंगे कि एक जिले से इतना चाहिए, तो भ्रष्टाचार कैसे बंद होगा? और थोड़ी एक विद्रोही जी की बात मैं पूरी करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। विद्रोही जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, आपने बहुत सारी अच्छी बातें कही। जो अनुकरणीय होगी अनुकरणीय, उसको जो है हम लोग अनुग्रहित करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है विद्रोही जी आपके आचरण से बहुत खुश होकर जा रहे होंगे। जी जी जी। देखिए, एक अभी आपने बात कही कि हमने जो है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना चलाई, और उसमें हम कर नहीं पाए। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी जी ने दिल्ली में एक जो है लाल किले से बोला था कि 18,000 गांव बचे हैं, आज भी जो है कांग्रेस जो है वहाँ लाइट नहीं पहुंचा पाई। इन्होंने डेवलपमेंट इनका फेल रहा, हम 1,000 दिन में 18,000 गाँव में लाइट पहुंचाएंगे। ये मोदी जी का भाषण है। तो इसका मतलब था कि मोदी जी सत्ता में आए तो 18,000 गाँव मात्र ऐसे थे जहाँ लाइट नहीं पहुंची थी। ये फैक्ट है, इसलिए कि मोदी जी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई, सही बोल रहे हैं, बहरहाल वो झूठ ही बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि 18,000, ये विद्युत विभाग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, ये आंकड़ा ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़े उस पर मिल जाएगा आपको। और जब ये कहते हैं, लेकिन मोदी जी ये बताना भूल जाते हैं, जब उन्होंने कहा था उस समय, अब तो गांव बढ़ गए हैं, 5,46,581 गांव थे जब मोदी जी ने कहा था। 5,46,581 गांव, 18,000 कितने % बनेंगे? मात्र और मात्र 3%। मतलब मोदी जी स्वयं एक तरफ से कह रहे हैं कि 97% लाइट कांग्रेस ने पहुंचा दी है। कितने वर्ष में? लगभग 65 साल में। और हम उसको 1,000 दिन में अगर योग लेते हैं, जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, जब हमारे पास अत्याधुनिक मशीनें नहीं थी, हमने जो है 88,000 लाइन, 35,000 लाइन सारी पहुंचा दी है। और सिर्फ 18,000 गाँव में 11,000 ले जाकर
440 पहुंचाना था, तब आप श्रेय ले रहे हैं। और आपको मोदी जी किस तरीके से गुमराह करते हैं आप समझिए। मोदी जी ये भी कह सकते थे कि 18,000 गाँव में लाइट नहीं पहुंची है, 97% जगह पे कांग्रेस ने पहुंचा दी है, ये बात लेकिन वो कैसे कह सकते हैं। तो इनका योरे था मात्र 4,000 गाँव पर ईयर, 4,000 गाँव पर ईयर। और कांग्रेस का योरे वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, 12,000 गाँव में मनमोहन सिंह के समय में लाइट पहुंची। ठीक है, मैं अब मैं बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी आप एक सिलसिले आदमी से डिबेट करवा रहे हैं। ठीक है, मैं अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। हम चलेंगे अरविंद विद्रोही के पास, लेकिन आलोक वत्स जी कुछ कह रहे थे आप ब्रेक पे जाने से पहले, मुझे सुनाई दिया था कुछ। संदीप जी सुन लीजिए, आलोक जी कुछ कह रहे थे। एक पॉइंट सिर्फ 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। देखिए, गरीबी रेखा की बात हो रही थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार में, यूपीए की गवर्नमेंट में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है, सरकारी आंकड़े हैं। और इनके समय में 24 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा में फिर से चले गए। तो ये गरीबी से हमारी लड़ने की जो थी सोच थी, वो ये थी। विद्रोही जी, आपके माध्यम से आपने ये मौका दिया कि मैं जनता को बता पाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आलोक जी कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था, पता नहीं कहाँ से संदीप त्रिपाठी की जैसे प्रकांड विद्वान को आप ले आए हैं। ये जितने आंकड़े दिए हैं इन्होंने, एक भी आंकड़ा कहीं से मैच नहीं करता है। अगर गलत निकल देखिए, फिर बोल रहे हैं। देखिए, सुन लीजिए संदीप त्रिपाठी जी, सुन लीजिए। अगर आप लोगों की वैसे हम पे भी लांछन लगने लग जाता है कई बार। सुन लीजिए, अगर इनके सारे चीज इतने ही अच्छे थे, दिखा दे रहा हूँ, अगर सब चीज इतने ही अच्छे थे। आलोक जी देखिए, आप कुछ कह रहे थे कि डिबेट एक तरफा हो रही है या कुछ इस तरह की बात। डिबेट एक तरफा नहीं, मैंने कहा ये डिबेट में फालतू की बातें कर रहे हैं, जिसका कहीं कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, मुझे लगा कि ऐसे नहीं करते। नहीं, एक तरफा नहीं बोला मैंने। मैंने कहा कि डिबेट में फ्रिवलस बातें हो रही हैं, निरर्थक बातें हो रही हैं, सार्थक बात कुछ हो ही नहीं रही है। ये अपना आंकड़ा पेश कर रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं। एक भी आंकड़ा इनका मैच नहीं कर रहा। 18,000 गांव की जो बात मोदी जी ने की थी, वो पूरे हिंदुस्तान की नहीं की थी। ये गलत बयानी कर रहे हैं। कहाँ की थी सर, कहाँ की बता दीजिए आप। मात्र उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, ये क्या बात कर रहे हैं। तो सर उत्तर प्रदेश में चलिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के 18,000 गांव को, आलोक जी सुन रहा हूँ। क्या कहा था आलोक जी, जरा मुझे बता दीजिए। ऐसा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज कोई सा गांव नहीं बचा है जहां हमने बिजली पहुंचाने का काम नहीं किया है। निर्बाध बिजली मिल रही है, वहां के लोगों से पूछ लीजिए। और जो उनसे सैटेलाइट रिलेटेड शहर हैं, जैसे नोएडा और बड़े बड़े शहर जो हैं, वहाँ 24 आवर बिजली की कोई समस्या नहीं। संदीप जी सुन लीजिए भाई। अगर इनके कार्यकाल में इतने कार्यकाल में इतना ही अच्छा थे ये यूपी में। 18,000 गाँव का मुझे गणित बता दीजिए एक बार आलोक जी प्लीज। क्या गणित बताऊं? 18,000 गाँव में क्या कहा था, बयान क्या था, ये बता दीजिए मुझे। देखिए, वहाँ पर बिजली की समस्या थी। हाँ। 1 घंटे 2 घंटे कहीं 4 घंटे बिजली आती थी। ठीक है, उसको हमने दुरुस्त कर दिया। नहीं 18,000 गाँव का क्या बात थी वो बता दीजिए जरा। ये बता तो दिया कि उन गाँव में जहाँ बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसको दुरुस्त करके निर्बाध बिजली का प्रवाह करवा दिया। 18,000 गाँव में? बिल्कुल। यूपी में? तो सर यूपी में तो कितने गांव होंगे, आपको पता होगा सर यूपी में? नहीं, मैं इतना डाटा नहीं रखता हूँ। ठीक है, ये यूपी की बात थी। अरविंद विद्रोही जी, अरविंद जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही। अरविंद जी, 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने की जो बात थी, संदीप त्रिपाठी झूठ बोल रहे हैं या आलोक वत्स झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपको कोई जानकारी हो तो जरा मुझे बताइए इसमें। इसको गूगल कर लीजिए।
इसको गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। दूसरी बात, राजनीति में जब तक आपने जो किया है वो आम जनता को समझ में नहीं आएगा तब तक सब निरर्थक है, व्यर्थ है। ये मैं पहले भी कहा, आज की डिबेट में भी और फिर दोहरा रहा हूं। सरकारें अपना काम करती हैं और ये लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात मैं मानता हूं कि एक सरकार ने कोई काम किया वो जनता के हित का है, तो आने वाली अगली सरकार उस काम को जारी रखे और अंतिम परिणाम तक ले जाए, 100% परिणाम मिले भारत की जनता को, प्रदेशों की जनता को। पूर्ववर्ती सरकारों के अच्छे काम को जारी रखना भी एक अच्छा काम है, पुनीत काम है। और राजीव गांधी विद्युत परियोजना का और शौचालय का मैंने जानबूझ के जिक्र किया था, मैंने सुना था सर, मेरे काम है। अरविंद जी, मुझे भी पता है टोटल सैनिटेशन कैंपेन चल रहा था बहुत लंबे समय से। नहीं, वो मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये दो बढ़िया काम ऐसे थे कि जिनका जिक्र हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए है, लेकिन इन कामों का जिक्र कांग्रेस करना छोड़ दी थी। और कांग्रेस, और काम होना चाहिए। शौचालय का निर्माण, ठीक है, कोई ऐसा आदमी होगा उसके घर में 5 लाख का शौचालय होगा, लेकिन प्रदेश की बहुतायत आबादी के पास एक शौचालय नहीं था कि बरसात के समय में घर में औरतें, आदमी, लड़के, बुढ़े कोई जा सके। तो ये सरकार का निर्णय था, भारत सरकार का निर्णय था, जिसको मोदी सरकार ने एक अंजाम तक पहुंचाया। विद्युतीकरण की स्थिति क्या थी? एक अच्छी योजना शुरू की राजीव गांधी जी के बाद सरकारों ने, पहले वो जन जन तक पहुंचे। ये डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष का काम होता है, विपक्ष का काम होता है कि आप कर नहीं रहे हो या भ्रष्टाचार कर रहे हो या हमने पहले किया था वो गति आपने नहीं दी। ये होता है, जनता को सरकार से लाभ मिले, जनपक्ष की तरफ सत्ता भी रहे, जनपक्ष की तरफ विपक्ष भी रहे, ये दायित्व होता है पत्रकारों का और राजनीतिक विश्लेषकों का, समाज के बुद्धिजीवियों का। निष्पक्ष जो है खबरें हो सकती हैं, विश्लेषण हमेशा जनपक्ष की तरफ जाएगा, मुद्दे जनपक्ष की तरफ होने चाहिए। ये ताकत होनी चाहिए पत्रकारों की, हमारी, आपकी, सबकी, सुधी लोगों की, कि क्या सत्ता और क्या विपक्ष, उसको घसीट के लाया जाए कि बात करो तो जनपक्ष की बात करो। अपने अपने मुद्दे अपनी जगह है, आप जिन मुद्दों को लेके आए हैं सत्ता पाइए तो उसको पूरा करिए, विपक्ष में रहिए तो सत्ता पक्ष को मजबूर करिए कि मजबूती से जनपक्ष के लिए काम करें। ठीक बात। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने शौचालय, घर घर शौचालय की उस योजना को घर घर पहुंचाया। राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना का लाभ उन्होंने उत्तर प्रदेश के नहीं, देश के गांव मौजे तक पहुंचाया। नई केबल बिछी, जो विद्युत का लॉस होता था वो रोका। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, आने वाली सरकार को भी ये करना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, यही जनता के लिए बिजली, पानी, सिंचाई, कपड़ा, रोटी मुक्त, स्थानीय बेरोजगारी पर पूरे देश की सरकारों को और राजनीतिक दलों को लड़ना पड़ेगा जी। इंदिरा गांधी जी स्थानीय बेरोजगारी की समस्या को बता चुकी थी कि अगर, देखिए 20 सेकंड सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात छूट जाएगी। जी। इंदिरा जी ने, और उस पर गौर नहीं हुआ, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, देश ने खो दिया एक वीरांगना को, देश की सच्ची सपूत को। उसके बाद जब इस मामले को महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने उठाया, स्थानीय बेरोजगारी का, क्यों बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए मुंबई चले आते हैं, तो पूरा उत्तर भारत समझ नहीं पाया कि अरे तो उत्तर भारत के विरोधी हो गए। नहीं, राज ठाकरे ने बिल्कुल सही बात कही थी कि स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। टैक्सी चलाना, टेम्पो चलाना, खलासी की नौकरी, ग्रुप डी की नौकरी उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग बेंगलोर, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में जाके क्यों करेंगे? बिहार के रेल मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं थी, नीतीश जी से लेकर के जाफर मलिक तक। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है अरविंद जी। यहाँ रोजगार क्यों नहीं लगे? अरविंद जी, समय समाप्त हो रहा है, मैं जवाब ले लेता हूँ। संदीप त्रिपाठी जी, क्या राजनीति इसी तरह बेहयाई से कैटवॉक करती रहेगी या कहीं गरीब का दर्द भी सुना जाएगा उससे? देखिए, बिल्कुल हम संवेदनशील व्यक्ति हैं और हमने उसी को सुनकर उसी हिसाब से काम किया है। और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके वृद्धि के लिए, जिसके जो है विकास के लिए कांग्रेस ने काम नहीं किया। और यही वजह रही कि ये जो अभी बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं कितना अच्छा किया,
तो आप चले क्यों गए? चले नहीं गए महाराज, इतना अच्छा किए तभी इतना दिन सत्ता में थे। और रही बात, अगर आप ये मानते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को क्या मानते हैं कि वो निकम्मे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ नहीं किया इस देश के लिए? अगर ये मानक आप रखते हैं तो ये मानक अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी रख लिया करिए। और जब आप 70 साल और 65 साल कहते हैं तो उसमें आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी लाते हैं। ये आपसे अनुरोध है वत्स जी, सवाल को सुधारिए और कांग्रेस के शासन पर आप सवाल उठाइए, अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अपनी ही पार्टी के नेता पर सवाल उठाते हैं तो शर्म आती है मुझे। ठीक है आलोक जी, कितने राजनीति में गिरेंगे आलोक जी? और आपको वेबसाइट का नाम पूछ रहे थे मेरे से कि उत्तर प्रदेश में कितने गांव हैं, सुन लीजिए, इनको मैं बता देना चाहता हूँ। ये सर्च कर लें और ये पता कर लें, 1,60,933 गांव हैं उत्तर प्रदेश में जी। और ये इस आंकड़े को पता कर लें। ये हंस रहे थे जब मैंने कहा था कि 18,000 गांव का विद्युतीकरण हुआ। 1,60,933 गांव हैं उत्तर प्रदेश में। हाँ देखिए, लेकिन आपके सर्च करने से कुछ होता नहीं है। जनता जो सर्च करेगी, जनता जो जवाब देगी वही सबसे बड़ा जवाब होगा। संदीप त्रिपाठी जी, आलोक वत्स, अरविंद विद्रोही जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जनता सब देख रही है और जनता सब जान रही है किसकी ईमानदारी कितनी है, और राजनीति को बारीकी से अब जनता पहचानने भी लगी है। एक लंबा अरसा हुआ है देश को आज़ाद हुए, तो राजनीति का मिजाज भी जनता समझने लगी है, और शायद इस मिजाज का जवाब उसके पास मतदान है, और मतदान में ये मिजाज जनता का दिखेगा कि जनता किसके मिजाज को किस तरह समझी है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।